ईरान पर हमले की तैयारी हो चुकी थी। अमेरिका ने शिकंजा कस लिया था। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, वो अपने जहाज से सुरक्षित ग्रीस जा चुका था, क्योंकि उसे पता था कि जब ईरान पर अमेरिका हमला करेगा तो सबसे पहला मिसाइल अमेरिका के पिछलग्गू पिट्ठू और उसका अड्डा इजराइल पर ही आएगा। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन सोचिए, एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। क्या था वो फोन कॉल? किसने किया था वो फोन कॉल? किसने उठाया था वो फोन कॉल? और उस फोन कॉल ने इस युद्ध को कैसे रोक दिया? इस बात का हम खुलासा करेंगे, लेकिन उसके पहले अमेरिका से डरने वाले देशों की लिस्ट जान लीजिए। अमेरिका से वही देश डर रहे हैं जिनके पास 5000 किलोमीटर मार करने की मिसाइल नहीं है। अमेरिका से वही देश, वही प्रधानमंत्री डर रहे हैं जिनके पास परमाणु बम नहीं है। और अमेरिका ऐसे सारे देशों पर कब्जा कर लेना चाहता है। सोचिए, अमेरिका जो लैटिन अमेरिकी देश है, वो क्यूबा से नहीं लड़ रहा है, क्योंकि क्यूबा उसका पड़ोसी देश है और उसकी मिसाइल और नेवी के रीच में अमेरिका है। लेकिन अमेरिका वेनेजुएला में, सोचिए, वेनेजुएला में 80 जो सैनिक मारे गए हैं वो क्यूबा और वेनेजुएला के थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है और वहां जो डमी राष्ट्रपति बनाई गई हैं उनका नोबेल प्राइज भी अब ट्रंप ने अपने हिस्से में कर लिया है। साथ ही वो मैक्सिको हो चाहे चिली हो, इन तमाम देश जिनके पास आणविक हथियार नहीं है, परमाणु बम नहीं है, अमेरिका उससे नहीं लड़ता है। सोचिए, अमेरिका नॉर्थ कोरिया से भी नहीं लड़ता है। ट्रंप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को अपना दोस्त बताता है। नॉर्थ कोरिया इसलिए नहीं डरता है क्योंकि वो चीन के और रूस के संपर्क में है और वो लगातार अपना एटॉमिक हथियार बढ़ा रहा है। तो आज के समय में वही देश सुरक्षित है जिस देश के पास हथियार है। वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका बेताब है, आतुर है, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका की सारी प्लानिंग को चीन और रूस ने मिलकर किनारे लगा दिया है। एक ऐसी खबर आपको बताऊंगा जिससे अमेरिका किस तरह से दहशत में है, ट्रंप की भाषा बदल गई है। लेकिन सोचिए, ट्रंप कितना ज्यादा नुकसान भारत का कर रहा है। पता नहीं भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री क्यों अपना नुकसान झेल रहे हैं। अगर भारत के नुकसान की बात करें तो ट्रंप ने हम पर 75% टैरिफ लाद दिया है और हमने मान भी लिया। हमने अमेरिका पर टैरिफ नहीं लादा, जबकि हमें लादना चाहिए था। ट्रंप ने हमें कहा, भारत को कहा कि आप रूस से कच्चा तेल, सस्ता तेल नहीं खरीद सकते हैं, और हमने धीरे धीरे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। यहां तक कि हमारी जो प्राइवेट प्लेयर है, अंबानी, मुकेश अंबानी ने भी कहा कि नहीं, हम तो रूस से तेल नहीं खरीद रहे। सोचिए किस तरह का दबाव है। अमेरिका ने प्लान बनाया कि हम ईरान पर हमला करेंगे। उसके बाद भारत पर भी दबाव बनाया कि आप विदेश से व्यापार छोड़ दीजिए ईरान से। हमने चाय और चावल भेजना बंद कर दिया, इससे हमारा नुकसान हुआ। आप सोचिए, उससे भी बड़ी बात, बिना पाकिस्तान को टच किए हुए हम पूरे यूरोप और अमेरिका जा सकते थे, लैटिन अमेरिका जा सकते थे, सेंट्रल एशिया में हम अपना व्यापार कर सकते थे। चाबार एक ऐसा बंदरगाह था, चाहबार, जो ईरान में था। ईरान ने वो हमारे साथ डील किया था, भारत के साथ 120 मिलियन की डील थी। भारत उसको ऑपरेट करता था, लेकिन अमेरिका ने हमसे वो भी छीन लिया और हम मान लिए। लेकिन सोचिए, अमेरिका की दादागिरी के सामने बांग्लादेश पिट्ठू बना हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से उसका पिट्ठू रहा है, आजकल नया पिट्ठू उसका नेपाल भी है। लेकिन रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ वो प्लानिंग की है जिससे अब ट्रंप दहशत में है और अब वो शायद ही ईरान पर हमला कर सके। पहले तो अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान को, जिस तरह से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, जिस तरह से इराक में लोकतंत्र को खत्म करके, सद्दाम हुसैन को खत्म करके अपना सैनिक सत्ता हासिल कर लिया, उसकी कोशिश थी। अफगानिस्तान में जिस तरह से वो कब्जा करके बैठा था, वैसे वो भाग गया अफगानिस्तान से। अब उसने तालिबानियों को कहा है कि हमारा हथियार लौटा दो। तालिबानी कह रहे हैं कि 20 साल जो तुमने हमारे देश को लूटा है वो हमको लौटा, हम तुम्हारा हथियार लौटा देंगे। आप सबको पता है, अमेरिका ने गद्दाफी के साथ नाइंसाफी की, उसको बंधक बनाया, लीबिया को बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने भला नहीं किया। आप सबको पता है कैसे अमेरिका फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और ट्रंप वहां अपना रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहता है। ये सब आपको पता है। लेकिन सोचिए, उसकी सबसे राह में रोड़ा था ईरान। पूरे आप कहेंगे मिडिल ईस्ट में, अगर आप मिडिल ईस्ट देशों की बात करें, खासकर जो सऊदी अरेबिया है, कतर है, ये सारे देश जो है वो अमेरिका के साथ हैं। तुर्की भी गाहे बगाहे उनके साथ हाँ में हाँ मिलाता है, पाकिस्तान भी मिलाता है।
लेकिन ईरान एक ऐसा देश था जो ताल ठोक कर अमेरिका के सामने खड़ा होता था। इसलिए इजराइल की कोशिश थी कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन एक फोन कॉल ने ईरान को बचा लिया। मैं फिर कह रहा हूं, रूस दोस्तों का दोस्त है। याद कीजिए, जब पाकिस्तान बांग्लादेश पर जुल्म ढा रहा था, पूर्वी पाकिस्तान पर, उस समय बांग्लादेश मुजीबुर रहमान को जरूरत थी भारत की। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। वो भले बांग्लादेश आज अमेरिका का पिट्ठू है या पाकिस्तान का पिट्ठू है, लेकिन उसको आजाद भारत ने ही कराया था। उसके बाद उस समय अमेरिका ने कहा था कि हम अपना बेड़ा भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था कि कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे साथ रूस खड़ा था। एक बार फिर से रूस ने शानदार मिसाल की दोस्ती पेश की है। दरअसल ईरान पर हमले की तैयारी हो चुकी थी और बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मा दिया गया था कि आप पुतिन को यह खबर बता दें कि हम ईरान पर हमला करने वाले हैं। पहले तो ट्रंप ने समझौते की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि आप यूक्रेन पर कब्जा कर लो, मेरा यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, अब बदले में हम ईरान पर कब्जा कर लेते हैं। पुतिन नहीं माना, क्योंकि पुतिन दोस्तों के दोस्त हैं, रूस दोस्तों का दोस्त है। फिर उसके बाद पुतिन को कहा गया कि मैं लैटिन अमेरिकी देशों पर कब्जा करूंगा, ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, आप मत इसमें पड़ो। लेकिन रूस पर अभी ग्रीनलैंड से आधा ग्रीनलैंड पर रूस का कब्जा है। ऐसे में रूस को लगा कि अमेरिका किसी का भरोसेमंद नहीं है। उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया, जहां से रूस तेल खरीदता था। लगातार अमेरिका की कोशिश थी कि रूस की कमर तोड़ दी जाए। वेनेजुएला से सबसे ज्यादा तेल रूस और चीन खरीदता था। अमेरिका ने उस पर कब्जा कर लिया। चीन के पैसे फंस गए, रूस के पैसे फंस गए। यही से पुतिन खाड़ खाए हुए था। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप पुतिन को बताइए कि हम हमला करने वाले ईरान पर, उसके बाद जो पुतिन ने कहा वो अमेरिका को डराने के लिए भयानक था। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया कि हम हमला करने वाले हैं, आप यूरोप पर कब्जा कर लीजिए, आप यूक्रेन पर कब्जा कीजिए, हम ईरान पर कब्जा करेंगे। उसके बाद पुतिन ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास तो आर्सेनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, 1400 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल जो है वो ईरान के पास भी, और परमाणु बम भी है। आपको बता दें, पिछली बार अमेरिका ने ईरान पर जब हमला किया था तो उसकी कोशिश थी कि ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए। उस समय ईरान ने अपने सारे परमाणु हथियार रूस भेज दिए थे। हाल के 10 दिनों में लगातार रूसी विमान जो है वो ईरान पहुंचा है, और वो सारे परमाणु हथियार फिर से ईरान को मिल गए हैं। और उसी की ताकत का अमेरिका को अब अंदाजा हो गया है। इसमें इजराइल को लगा कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पर, तो ईरान सबसे पहले बमबारी और परमाणु बम इजराइल पर छोड़ेगा, और उसके बाद इस इजराइल बर्बाद हो जाएगा। साथ ही रूस के पास ऐसे मिसाइल्स हैं, चीन के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जिसकी क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। मतलब अमेरिका भी सेफ नहीं रहता। इस बार रूस और चीन की कोशिश थी कि ईरान के कंधे पर बैठ के अमेरिका को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और जैसे ही ये भनक ट्रंप को लगी, ट्रंप ने कहा ऑपरेशन अबोर्ट, मतलब इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में अब वही देश शानदार व्यापार कर पाएगा, अपनी शर्तों पर चल पाएगा, जिसके पास परमाणु हथियार भी होगा और आधुनिक मिसाइल भी होंगे। उस देश के लोग नहीं अब इज्जत से जी सकते हैं जहां लोग गाय गोबर और गौमूत्र के नाम पर राजनीति करें। अब जमाना हाइपरसोनिक मिसाइल का है, परमाणु बम का है, फाइटर प्लेन का है। और इसीलिए भारत अब 114 और राफेल जो है वो फ्रांस से खरीद रहा है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में अंधविश्वास और कर्मकांड और जातिवाद का बोलबाला है, और दुनिया कहां से कहां जा रही है। सोचिए, अगर ईरान के पास वो मिसाइलें न होती तो आज ईरान पर कब्जा हो गया होता। फिलिस्तीन को इसलिए बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वहां हथियार नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे दो देश लगातार अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, भारत को अपनी सामरिक क्षमता को और बढ़ाना चाहिए, और यह सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोग अंधविश्वास और कर्मकांड परोस रहे हैं, देश को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बदले अंधविश्वास में धकेल रहे हैं, वो दरअसल इस देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश को पीछे ले जा रहे हैं। अब कोई भी देश वही सुरक्षित रहेगा जिसके पास सबसे आधुनिक मिसाइल्स, आधुनिक फाइटर प्लेन और आधुनिक रोबोट होगा, आधुनिक ड्रोन होगा। यही सच्चाई है। जो इस सच्चाई से इनकार कर रहा है, जो गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति कर रहे हैं, आपकी आस्था अपनी जगह है, आपको विज्ञान पर काम करना होगा।
लेकिन सोचिए हमारे यहाँ के जो सरकारी बाबा हैं, जो विदेशी कार पर चलते हैं, विज्ञान के दम वाला कार चढ़ते हैं, वो भी कहते हैं कि ब्राह्मण समाज में बच्चे मंत्र से पैदा होते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या ये देश को कमजोर नहीं किया जा रहा है? देश को जरूरत है स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई की। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।